हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी, जो आपका 7 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे आपके जो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट का, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपके 2-3 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक गद्यांश है, जिसको पढ़कर उसके बारे में पूछे गए जो भी आपके प्रश्न है उसको उत्तर देना है 40-40 शब्दों में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। ठीक है, जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है ना। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। ठीक है, एक यूनानी विद्वान ने कहा है कि सदा अपने कर्मों को खींचने वाला हेरिक्लस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमोक्रिटस 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही का नाम जीवन है। ठीक है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, है ना। याद रखिएगा, कवि क्या कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, इसीलिए जीवन में हंसते रहना चाहिए। कह रहा है कि एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से एक हंसोड़ आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। डॉक्टर हर्फलैन ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखता है कि हंसी बहुत उत्तम चीज है, यह पाचन के लिए है, इससे अच्छी औषधि और नहीं है। एक रोगी ही नहीं, सबके लिए हंसी बहुत काम की वस्तु है ना। सबके लिए हंसी जो है वो बहुत काम की वस्तु है। इससे आपके दिमाग में बुरे बुरे जो आपके ख्याल आते हैं वो भी आना बंद हो जाता है ना। क्योंकि आपका मन, जो आपका दिमाग है वो, अगर मतलब आप हंस रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, है ना। और आप इंसान को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। चलिए इस पे सवाल करते हैं। देखिए पहला सवाल इसमें पूछा गया है कि हंसी भीतरी आनंद कैसे प्रकट करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रसन्न व्यक्ति अपने प्रसन्नता की अभिव्यक्ति मुस्कुरा कर करता है। यदि प्रसन्नता अधिक होती है तो उसकी मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल जाती है। वह उस समय सभी दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है ना। हम व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य का आकलन उसकी को हंसी को देखकर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है कि पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्व क्यों दिया। तो देखिए इसका निम्नलिखित कारण है कि पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्वपूर्ण निम्नलिखित कारणों से माना है। पहला क्या है कि हंसी विभिन्न कला कौशलों से युक्त है। ठीक है, दूसरा कि आनंद से हंसने से आयु बढ़ती है। तीसरा है कि हंसी को औषधि के रूप में माना जाता है। यह रोगियों के साथ साथ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी होता है। देखिए इस पर अगला सवाल क्या था कि डॉक्टर हर्सप्लेन ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा है। तो इसका आंसर होगा कि डॉक्टर हर्सप्लेन ने लिखा कि हंसी उत्तम चीज है, जो औषधि के रूप में काम करती है। यह रोगियों के साथ साथ सबके काम की वस्तु है। ठीक है, अगला इसमें सवाल है कि हंसी खुशी उत्तर का ही नाम जीवन कैसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति जब भारी अवसाद, तनाव एवं दुख में भरा होता है, तब उसका एक एक पल कठिन हो जाता है, तब वह बहुत कम जी पाता है। जबकि खुशहाल व्यक्ति जिंदा दिली के साथ जीता है, तब उसकी आयु लंबी हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए इस पे क्वेश्चन था कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह कैसे है ना। तो इसका आंसर होगा जब व्यक्ति का आंतरिक मन उमंग एवं उल्लास से भरा होता है, तो हंसी दर्पण की भांति उसके मन के आनंद को प्रदर्शित कर देती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ है कि सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि चश्मे वाला एक साधारण बुढ़ा मरियल एवं लंगड़ा आदमी था। वह सेनानी भी नहीं था, किंतु उसके हृदय में देश एवं इस पर
मर मिटने वाले शहीदों के प्रति बड़ा ही आदर था। इसलिए वह नेताजी की मूर्ति को रोज बदल बदल कर चश्मा पहनाता था। लोग उसके इस व्यवहार से प्रभावित होकर उसे कैप्टन कहा करते थे। उन्हें लगता था कि शायद कैप्टन नेताजी के साथ फौज में होगा, है ना। इस प्रकार की अटकलें लोग लगाया करते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते थे, है ना। इसका आंसर होगा कि वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम है, फिर भी पुरातन से भावनात्मक जुड़ाव चीजें बदलने पर पीड़ा पहुंचाती हैं। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां की कर्मस्थली काशी में सब कुछ परिवर्तित हो रहा था। वहाँ का खान पान, पुरानी परंपराएं, मलाई बर्फी का स्वाद, कुलसुम हलवाइयन की संगीतात्मक कचौड़ी के साथ साथ संगीत एवं साहित्य एवं उनसे प्रेम करने वाले साहित्यकार एवं संगीतकारों का सम्मान भी बदल गया है। लोग अब उन सब चीज़ों को महत्व नहीं देते। वे जीवन के आखिरी पड़ाव में यह भी देख रहे थे कि हमेशा भाईचारा एवं प्रेम का संदेश देने वाले काशी में अब हिंदू मुस्लिम समुदायों में प्रेम भाव नहीं रहा। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर बिस्मिल्लाह खान व्यथित थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है ना। तो इसका आंसर होगा कि बच्चे की मुस्कान बड़ी आकर्षक एवं आनंदित करने वाली होती है, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। क्योंकि जो बचपना होता है उसमें तो उन लोग को पता ही नहीं है कि छल कपट चीज़ें होती क्या हैं, लेकिन जो आप बड़े व्यक्ति होते हैं वो सब चीज़ों को देख कर हंसते हैं, है ना। देखिए क्या होता है, देखिए किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। वह अपना पराया अथवा अच्छा बुरा सोचकर नहीं मुस्कुराता, बल्कि निष्कपट मुस्कुरा देता है ना। वह बिल्कुल निश्चल एवं अबोध। जबकि एक बड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट बच्चे की मुस्कुराहट से एकदम अलग है। वह समय, स्थिति, व्यक्ति एवं परिस्थितियों को देखकर, सुनकर एवं विचार कर मुस्कुराता है ना। कि बच्चा क्या होता है कि कुछ भी चीज़ ऐसा वैसा देख लेता है तो वो तुरंत हंस देता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि गलत है, सही है, क्या है। लेकिन बड़े व्यक्ति में क्या होता है, समझदारी होती है ना। तो वो सब चीज़ देख करके मुस्कुराता है कि कहाँ पे क्या हंसना चाहिए या नहीं हंसना चाहिए, या फिर कहाँ पे क्या चीज़ें देख करके अपना मन बनाकर उसे कभी जब हंसना होता है तो हंसता है, नहीं हंसना होता है तो नहीं हंसता है। इसीलिए बच्चे की मुस्कान क्या होता है, प्यारी होती है, आकर्षक होती है ना। तो आगे देखिए मैं कि वह अपनी मुस्कुराहट में नियंत्रण भी रख सकता है, जबकि बच्चे की नहीं। उसकी मुस्कुराहट निष्काम एवं स्वच्छ है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट कामनाप्रद एवं नियंत्रित है ना। इसी कारण से ये चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल यहाँ है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके सहयोगी उसे किस प्रकार संभालते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब कोई साधारण व्यक्ति सफलता के चरम शिखर को प्राप्त करता है तब कभी कभी अत्यधिक संवेगों के वेग से वह डगमगाने लगता है। उस समय उसके साथी जो पीछे होते हैं उसे सहयोग, साहस, उत्साह, शाबाशी एवं प्रेम देकर संभालते हैं। पीछे ठहरे हुए साथी कभी कभी अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं कि वह शिखर पर पहुंचा हुआ साथी कहीं नीचे ना गिर जाए, है ना। लोग ऊंचाई को प्राप्त व्यक्ति की प्रशंसा तो करते हैं, परंतु उसके साथियों के सहयोग एवं समर्पण को समझ नहीं पाते। उसे कोई प्रसिद्धि नहीं मिलती, फिर ये भी दूर रहकर, है ना, वह पीछे का संगीतकार साथी ऊंचाई पर पहुंचे साथी का सहयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा को निम्नांकित विशेषताएं बताई हैं। पहला कि वीर योद्धा अपनी वीरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करते हैं, है ना। वीर योद्धाओं को अपने पराक्रम का परिचय बोलकर बताना नहीं सौंपता, है ना। वो अपने पराक्रम का परिचय देते हैं अपने युद्ध कौशल से। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा योद्धा धैर्यवान एवं सहनशील होते हैं, है ना, जल्दी उग्र नहीं होते। अगला देखिए, योद्धा कभी अपशब्द नहीं कहते, वो परिस्थिति कभी अपशब्द नहीं कहते, वो सारी चीज़ें को देखकर, है ना, वो कहते हैं।
अगला सवाल है कि माता का अंचल, है ना, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपके दिल को छू गए हैं। ठीक है, इसका क्या होगा कि शिवपूजन सहाय द्वारा रचित उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया पाठ माता का आंचल में ढेर सारे ऐसे प्रसंग हैं जो मेरे हृदय को छूते हैं, जैसे पिताजी के साथ भोलानाथ का अधिकांश समय व्यतीत करना। आजकल की भागती हुई दुनिया में माता पिता अपनी संतानों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं कि भोलानाथ अपना अधिकांश समय माता अपने पिता के साथ दिखाई देते हैं, जैसे उनका सोना, पूजा पाठ, खेल कूद, फसलों की बुआई के साथ साथ बारात निकलने तक। किंतु मेरा मन भोलानाथ का भोजन कराता हुआ एक पिता और माता को देखकर मेरा मन द्रवित होता जाता है कि किस प्रकार गोरस सान कर उनकी माता तरह तरह के पशु पक्षियों का नाम लेकर बड़ी आत्मीयता से एक नटखट बालक को भोजन कराते हैं। आज के समय में उस तरह के आत्मीय भाव से बच्चों को भोजन कराने का सारा जिम्मा मोबाइल और टीवी ने ले लिया है। यह देखकर मेरा मन बड़ा दुखी होता है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गंगटोक मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है, जिसका अर्थ है कड़ी मेहनत कराया किंतु गर्मी के मालिक, है ना। चूंकि यह एक पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए परिस्थितियां बड़ी कठिन हैं। यहाँ के लोगों को अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी यहाँ के लोग विभिन्न विपदाओं एवं बाधाओं के बीच मस्त होकर अपना जीवन जीते हैं। इसलिए गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर लिखना हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और साथ ही ये भी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, खूब ख्याल रखिएगा अपना, बाय।